हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम लोग प्रोसेस शेड्यूलिंग डिस्कस करेंगे और उसके बाद कुछ कमांड देखेंगे हम लोग प्रोसेस से रिलेटेड, राइट। सो प्रोसेस शेड्यूलिंग का मतलब बेसिकली क्या होता है कि जैसे आप जानते हैं कि एक सिस्टम में, लिनक्स सिस्टम की बात करें तो उसमें सेवरल प्रोसेसेस एट ए टाइम रन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इन सेवरल प्रोसेसेस को रन करने के लिए बेसिकली जो इम्पोर्टेंट जो रिसोर्स है, सिस्टम रिसोर्स, वो है सीपीयू, ठीक है। तो ये सीपीयू का एलोकेशन कैसे होगा, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ सीपीयू तो लिमिटेड हो सकता है, किसी सिस्टम में एक हो सकता है, दो हो सकता है, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोसेसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो शेड्यूलिंग का मतलब कि ये सीपीयू एमंग ऑफ, इसमें बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, तो इन प्रोसेसेस, बहुत सारे प्रोसेसेस को सीपीयू किस तरीके से एलोकेट किया जाए, किस तरह से सीपीयू असाइन किया जाए कि सारे प्रोसेसेस फेयर वे में एग्जीक्यूट कर सके, ठीक है। सो दैट इज़ बेसिकली द मीनिंग ऑफ प्रोसेस शेड्यूलिंग। प्रोसेस शेड्यूलिंग बेसिकली एक तरह से हम समझ सकते हैं कि सीपीयू को कैसे हम प्रोसेसेस के अमंग शेयर करें, राइट। सो प्रोसेस शेड्यूलिंग इज बेसिकली द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। एंड एज यू नो कि ये जो प्रोसेसेस होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट स्टेट्स में ये होते हैं जब रन करते हैं सिस्टम में, लाइक रेडी स्टेट, वेटिंग स्टेट, रनिंग स्टेट। रेडी स्टेट में क्या होता है कि कोई भी प्रोसेस के पास सारे रिसोर्सेज हैं एक्सेप्ट सीपीयू, वो सीपीयू के लिए वेट कर रहा है, ठीक है। वेटिंग स्टेट में क्या होता है कि ये बेसिकली इनपुट आउटपुट के लिए ये वेट करता है, ठीक है। जब तक ये इनपुट आउटपुट कंप्लीट नहीं करेगा इसका प्रोसेसिंग नहीं होगा। रनिंग स्टेट में क्या होता है कि ये जो प्रोसेस होता है उसको सारा रिसोर्स मिल चुका है इंक्लूडिंग सीपीयू, मतलब इसको सीपीयू भी एलोकेट हो गया इसलिए रन कर रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली स्टेट्स हैं। रेडी का मतलब कि सब कुछ है बट सीपीयू नहीं है। वेटिंग का मतलब कि ये इनपुट आउटपुट के लिए वेट कर रहा है, क्योंकि जब तक इनपुट आउटपुट या कुछ डेटा यूजर्स नहीं मिलता है तब तक ये आगे प्रोसीड नहीं कर सकता है। उसी तरह से रनिंग का मतलब कि इसको सारा मिल चुका है, सब कुछ मिल चुका है इंक्लूडिंग द सीपीयू, तो ये बेसिकली ये रन कर रहा है, ठीक है। सो बेसिकली सीपीयू शेड्यूलिंग का मतलब ही होगा कि जो सीपीयू का जो टाइम है वो कैसे इस प्रोसेसेस को एलोकेट किया जाए कि सीपीयू कभी भी बैठा न रहे, ये आइडल न रहो, हमेशा ये बिजी रहे। सो ये सीपीयू का फुल यूटिलाइजेशन हो, कभी भी ऐसा ना हो कि सीपीयू आइडल बैठा हो और कोई प्रोसेस रन कराने के लिए नहीं है, ठीक है। मतलब कि कोई ना कोई प्रोसेस हमेशा सीपीयू पे रन करता रहे, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है कि ये जो काम होता है ये एक शेड्यूलर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में, ठीक है। तो ये शेड्यूलर का काम होता है कि वो डिसाइड करता है कि ये सीपीयू जो होगा वो कैसे डिफरेंट जो प्रोसेसेस हैं उनके बीच में ये सीपीयू हम कैसे एलोकेट करेंगे, ठीक है। तो दिस इज द वर्क ऑफ शेड्यूलर। ये शेड्यूलर क्या करता है, ये पॉलिसी बनाता है, उसी बेसिस पे ये क्या होता है कि डिफरेंट प्रोसेसेस को कैसे सीपीयू एलोकेट होगा ये डिसाइड होता है। सो शेड्यूलर बेसिकली क्या है, दिस इज बेसिकली ये कर्नल फंक्शन, ये कर्नल का एक फंक्शन होता है। दिस इज बेसिकली क्रिटिकल फंक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, यूजर इसको चेंज नहीं कर सकता है, ठीक है, ठीक है। बट एज ए रूट यूजर आपके पास कुछ फंक्शंस होते हैं जिसका यूज करके आप प्रोसेस का जो शेड्यूलिंग है, जो प्रायोरिटी है, उसको आप चेंज कर सकते हैं, जो कि हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो शेड्यूलर का बेसिकली काम क्या होता है कि वो कंट्रोल करता है कैसे ये सीपीयू जो होगा एलोकेट होगा डिफरेंट प्रोसेसेस को। तो ये क्या करता है कि जो डिफरेंट जो प्रोसेसेस सीपीयू को एलोकेटेड होते हैं उनको क्या करता है, वो स्विच करता रहता है या शिफ्ट करता रहता है, ठीक है। ये सीपीयू को जो डिफरेंट प्रोसेस, जैसे मान लीजिए अभी पहला प्रोसेस रन हुआ, फिर क्या है दूसरा प्रोसेस को देगा या तीसरे प्रोसेस को देगा। तो ये क्या है कि सीपीयू किस तरीके से एलोकेट करना है, कब एलोकेट करना है, कब प्रोसेस से सीपीयू वापस ले लेना है या सीपीयू प्रोसेस को सीपीयू से बाहर कर देना है, मतलब एलोकेशन एंड डीलोकेशन ऑफ द सीपीयू। तो ये काम बेसिकली शेड्यूलर का होता है, ठीक है। तो जैसे शेयरिंग करना है सीपीयू का अकॉर्डिंग टू दी प्रायोरिटी, ठीक है। तो प्रायोरिटी अगर चेंज हो रहा है तो क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए कि कोई प्रोसेस 1 अभी ये रन कर रहा है, ठीक है। अब ये मान लीजिए कि थोड़ी देर रन किया, तब तक क्या होगा कि 2 का प्रायोरिटी 1 से ज़्यादा हो गया, तो क्या होगा कि 1 को ये बाहर कर देगा, प्रीएम्प्टिव
शेड्यूलिंग, और ये 2 को CPU एलोकेट कर देगा। ठीक है, सो बेसिकली ये इस चीज़ का ध्यान रखता है कि जैसे कि अगर CPU एलोकेट हुआ है तो कितना टाइम चाहिए किसी प्रोसेस को CPU, और कितना ये यूज कर चुका है। मान लीजिए कि 4 यूनिट चाहिए और ये 2 यूनिट ये यूज़ कर चुका है, तो 2 यूनिट इसको और चाहिए, तो बाकी का 2 यूनिट कैसे मिलेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली ये काम होता है शेड्यूलर का। ठीक है, सो शेड्यूलर बेसिकली क्या करता है कि डिफरेंट जो प्रोसेसेस हैं उसको CPU में शेड्यूल करता है, कैसे डिफरेंट प्रोसेसेस का CPU में एग्जीक्यूशन होगा। तो बेसिकली रनिंग स्टेट जो एग्जांपल हम लोगों ने दिया था कि रनिंग स्टेट में क्या होता है कि 2 तरह के प्रोसेसेस हो सकते हैं, एक जिसको कि CPU मिल गया, ठीक है, और वो एग्जीक्यूट हो रहा है। दूसरा ये हो सकता है कि वो शेयर टाइम, जैसे कि मान लीजिए कि जैसे कि टाइम शेयरिंग सिस्टम में, ठीक है, टाइम शेयरिंग सिस्टम में मान लीजिए कि किसी प्रोसेस को, जैसे कि मान लीजिए कि ये प्रोसेस 1 है, ठीक है, ये मान लीजिए प्रोसेस 2 है, ठीक है, तो प्रोसेस 1 मान लीजिए भी रन कर रहा है, और प्रोसेस 2 को क्या है कि 4 यूनिट टाइम चाहिए था फॉर क्वांटम, अब इसको क्या है कि 2 यूनिट मिल चुका है, 2 यूनिट के लिए ये वेट कर रहा है। ठीक है, तो वेट कर रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि ये दूसरे स्टेट में, ये भी रनिंग स्टेट में ही है। ठीक है, सो रनिंग स्टेट में एक तो हो सकता है वो प्रोसेस हो जो कि CPU एलोकेट हो गया है और वो रन कर रहा है, दूसरा वो होगा जो अपने टाइम क्वांटम का नेक्स्ट जो टाइम क्वांटम है उसका वेट कर रहा हो। जैसे 4 है, मान लीजिए कि टाइम क्वांटम 2 ही यूनिट है, ठीक है, तो पहले इसको 2 मिल गया होगा, अब बाकी इसके जो प्रोसेसेस है सबको 2-2 यूनिट मिल जाएगा, तब इसका टर्न आएगा। ठीक है, तो क्या कर रहा है कि ये अपना जो रिमेनिंग टाइम क्वांटम है उसका ये वेट कर रहा है। ठीक है, तो रनिंग स्टेट में बेसिकली 2 तरह के प्रोसेस हो सकते हैं, एक जो रन कर रहा है, दूसरा कि अपना जो स्लाइस है CPU टाइम जो है या जो भी शेयर है उसका, उसके लिए वेट कर रहा हो। ठीक है, और ये सारे कहाँ पे होते हैं, एक क्यू होता है, उस क्यू में ये सारे प्रोसेसेस वेट करते रहते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली ये क्यू मेंटेन होता है, क्यू ऑफ सेट ऑफ प्रोसेसेस, ठीक है, जिसमें ये सारे वेट करते हैं, इसको रनिंग क्यू बोलते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कि मल्टीपल अगर CPU है तो क्या होगा, सारा CPU का क्या होगा, रनिंग क्यू होगा। ठीक है, और अगर सिंगल CPU है तो क्या होगा, एक रनिंग क्यू होगा। ठीक है, सो जो रन क्यू होता है या रनिंग क्यू जो होता है वो CPU पर डिपेंड करेगा। अगर कोर भी अगर ज़्यादा है तो क्या होगा, हर कोर के पास क्या होगा, एक क्यू होगा। ठीक है, तो इसको यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया है। ठीक है, एक और भी क्यू होता है जिसको बोलते हैं वेट क्यू। वेट क्यू का मतलब होता है कि जैसे कोई प्रोसेस इनपुट आउटपुट के लिए वेट कर रहा है, ठीक है, जैसे मान लीजिए 1 2 3 ये 3 प्रोसेसेस हैं, तीनों को प्रिंटर चाहिए, तो ये प्रिंटर के लिए क्या है, ये सारे वेट कर रहे हैं, तो ये भी एक क्यू है। ठीक है, पहले क्या है, 1 को मिलेगा, फिर ये 2 को मिलेगा, फिर ये 3 को मिलेगा, तो बेसिकली ये क्यू में वेट कर रहा है। ठीक है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जो पहले आएगा उसको पहले ये क्यू प्रिंटर मिलेगा। ठीक है, तो ये वेट क्यू और दूसरा है रन क्यू। सो रन क्यू में देखिए यहाँ पे 5 प्रोसेसेस हैं। ठीक है, प्रोसेस 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो ये सबको क्या है कि ये CPU चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिकली शेड्यूलर का काम है कि ये डिसाइड करेगा कि ये अमॉन्ग दिस 5 प्रोसेसेस किसको CPU दिया जाए। ठीक है, राइट, और ये बेसिकली इसका पॉलिसी होता है शेड्यूलर का, जिसके हिसाब से ये प्रोसेसेस को CPU एलोकेट करता है। राइट, अब यहाँ पे है कि हम लोग कुछ और टर्म देखेंगे, उसके बाद आगे कुछ प्रॉब्लम देखेंगे। ठीक है, कि प्रोसेस एंड थ्रेड आईडी। तो यहाँ पे होता है कि एक सिस्टम में, जैसे लिनक्स सिस्टम की बात करें, उसमें कई प्रोसेसेस एक साथ रन करते हैं साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि प्रोसेसेस को कैसे पहचानेगा, क्योंकि अगर एक प्रोसेस होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन यहाँ पे सेवरल प्रोसेसेस हैं जो एक साथ रन कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं कि सिस्टम में जो भी प्रोसेसेस या थ्रेड रन करते हैं उनको क्या मिलता है, एक आईडी मिलता है। उस आईडी से हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये कौन सा प्रोसेस है, कौन सा थ्रेड है, कौन सा थ्रेड किस प्रोसेस से क्रिएट हुआ है। ठीक है, सो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि सारे प्रोसेसेस को एक आईडी देता है जिसको हम लोग बोलते हैं PID। ठीक है, लिनक्स में हम इसको यूज करते हैं द टर्म PID। PID का मतलब प्रोसेस आईडी। ठीक है, तो इस प्रोसेस आईडी का यूज करके ही
कोई भी प्रोसेस को ये ऑपरेटिंग सिस्टम वो ट्रैक करता है, वो रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। तो जब भी कोई प्रोग्राम शुरू होता है, प्रोग्राम प्रोसेस बनता है, तो जैसे ही कोई प्रोसेस बनता है या स्टार्ट होता है सिस्टम में, तो उसको एक पीआईडी दिया जाता है, ठीक है। तो उस पीआईडी से क्या करता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा उस पर मॉनिटर करते रहता है। उसकी मॉनिटरिंग जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम पीआईडी का यूज करके ही करता है कि वो अभी क्या कर रहा है, उसका क्या स्टेटस है, राइट। और क्या स्टेटस है, जैसे कि सीपीयू कितना इसने यूज किया, मेमोरी का यूज कितना है, किस लोकेशन पे स्टोर्ड है, लाइक दिस, ठीक है। और ये जो पीआईडी होता है जनरली असेंडिंग ऑर्डर में ये असाइन होता है। जैसे मान लीजिए अभी कोई प्रोसेस मान लीजिए कि क्रिएट हुआ, उसका मान लीजिए कि जो प्रोसेस आईडी है 43 है, तो उसके बाद जो भी प्रोसेस क्रिएट होगा उसका प्रोसेस आईडी क्या होगा, 43 से ग्रेटर होगा, ठीक है, इससे ज़्यादा होगा, जैसे 43, 44, 49 लाइक दिस, ठीक है। सो न्यू पीआईडी जो न्यू प्रोसेस आईडी होता है वो बेसिकली क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर में ये असाइन होता है। जो जैसे जैसे प्रोसेस क्रिएट होगा उसी हिसाब से क्या होगा, प्रोसेस आईडी असाइन होगा। जैसे 43 है उसके बाद 44 लाइक 45, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस आईडी असाइन होता है, ठीक है। नाउ जो पहला जो प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोसेस आईडी 1, वो बेसिकली इनिशियलाइजेशन प्रोसेस को हम असाइन करते हैं, ठीक है। तो जो इनिशियलाइजेशन प्रोसेस है उसको हम क्या करते हैं, पीआईडी 1 देते हैं, ठीक है। सो पीआईडी 1 डिनोट द इनिशियलाइजेशन प्रोसेस। और इसके बाद जो होगा इनिशियलाइजेशन प्रोसेस के बाद जो भी प्रोसेसेस आएंगे उसको क्या होगा, इससे हायर नंबर जो है एलोकेट किया जाएगा असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। सो प्रोसेस आईडी, थ्रेड आईडी। तो अभी हम लोग देखेंगे कुछ कितने तरह के प्रोसेस आईडीज होते हैं, ठीक है। सो पहला जो प्रोसेस आईडी है वो है, जो पीआईडी है वो प्रोसेस आईडी, पीआईडी। तो ये बहुत सिंपल है कि जब भी कोई प्रोसेस क्रिएट होगा तो उसको हम क्या करेंगे, एक पीआईडी देंगे। तो जब भी कोई नया प्रोसेस क्रिएट होगा उसको एक आईडी मिलेगा, दैट इज बेसिकली दी प्रोसेस आईडी, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है कि जब ये प्रोसेस क्रिएट होता है तो इसको ये प्रोसेस आईडी हम असाइन करते हैं। आगे हम लोग इसका एग्जाम्पल देखेंगे प्रोसेस आईडी क्या होता है, ठीक है। दूसरा है पेरेंट प्रोसेस आईडी, पीपीआईडी, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है कि अगर जैसे कि किसी प्रोसेस का यूज करके अगर कोई प्रोसेस क्या करता है कि चाइल्ड क्रिएट करता है, ठीक है। जैसे कोई प्रोसेस ने चाइल्ड क्रिएट किया तो इस चाइल्ड का पेरेंट कौन है, ठीक है। इस चाइल्ड प्रोसेस का पेरेंट प्रोसेस कौन है, इसके लिए हम क्या करते हैं, पीपीआईडी करते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस से मान लीजिए कोई चाइल्ड क्रिएट हुआ तो इसका पीपीआईडी क्या होगा, ये इसका पेरेंट प्रोसेस आईडी, ये इसका आईडी होगा, ठीक है। सो पेरेंट दैट स्टार्टेड दिस प्रोसेस, जिस पेरेंट ने इस प्रोसेस को शुरू किया है उसका जो वो उसको क्या बोलते हैं, उसका जो आईडी होगा दैट इज बेसिकली दी, वो जो आईडी होगा दैट इज बेसिकली दी पेरेंट प्रोसेस आईडी। अब यहाँ पे कि अगर पेरेंट डाई करता है, जैसे मान लीजिए पेरेंट डाई करता है, ठीक है, तो क्या होगा कि तब उस केस में पीपीआईडी क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि ये चाइल्ड रन कर रहा है, ये पेरेंट क्या होगा कि डाई हो गया, इंड हो गया, ठीक है। तो उस सिचुएशन में पीपीआईडी क्या होगा, ये होगा एडॉप्टिव पेरेंट। एडॉप्टिव पेरेंट जनरली क्या होता है, जो सेल होता है, जैसे यहाँ पे जो कर्नल का रिसेंट जो कर्नल है, ठीक है, तो वो पीपीआईडी 2 जो हो जाता है उसका पेरेंट प्रोसेस आईडी हो जाता है, ठीक है। सिंपल सी बात है कि मान लीजिए किसी प्रोसेस, मान लीजिए कि इसका आईडी था 43 पीपीआईडी, ठीक है, इस चाइल्ड का। अब ये मान लीजिए कि ये पेरेंट जिसका ये पीपीआईडी है, दिस इज द पीपीआईडी ऑफ दिस प्रोसेस, ठीक है। इसका पेरेंट है प्रोसेस दिस, इसका आईडी 43 है। मान लीजिए कि ये डाई कर गया, ठीक है, तो क्या होगा, फिर इसका पीपीआईडी कौन होगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं कि रिसेंट जो कर्नल होता है जनरली, जैसे के थ्रेड डी, जैसे ये हम लोगों ने डिस्कस किया था, डी का मतलब क्या, डेमन, ठीक है। तो यही क्या होता है, इसका एडॉप्टिव पेरेंट बन जाता है। मतलब ये एडॉप्टिव का मतलब कि अब ये तो इस अनाथ हो गया, एक तरह से आप समझ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका तो बाप मर गया, पेरेंट मर गया, तो इसका बाप कौन बनेगा, ठीक है, इसका पेरेंट कौन होगा। तो जनरली ये जो डीमन प्रोसेस है, डीमन जो कर्नल है, ये जो, ठीक है, ये क्या होता है, इसका पीपीआईडी बन जाता है, ठीक है, इसका ये पेरेंट बन जाएगा। इसका पीपीआईडी क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। जो थर्ड आईडी है वो है थ्रेड आईडी, ठीक है। तो थ्रेड आईडी सिंपल है कि जो भी थ्रेड क्रिएट होगा उसका एक आईडी नंबर होगा, और ये बेसिकली क्या होगा, दिस इज सेम एज द पीआईडी ऑफ सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस। अगर एक
सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस है, ठीक है, तो उसका जो PID होगा वही क्या हो जाएगा, वो इसका थ्रेड ID हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक पेरेंट है, ठीक है, और इससे हमने एक थ्रेड क्रिएट किया, ठीक है। सो मान लीजिए कि ये थ्रेड है, तो मान लीजिए कि ये इसका जो PID है 86 है, ठीक है। तो अगर ये सिंगल ही एक ये थ्रेड है, ठीक है, तो इसका जो थ्रेड ID क्या हो जाएगा, वो भी हो जाएगा 86, ठीक है, अगर सिंगल है तो, ठीक है। मल्टीपल होगा तो क्या होगा, अगर मल्टीपल है, मान लीजिए कि अगर ये प्रोसेस से मल्टीपल थ्रेड जनरेट हुए, जैसे कि मान लीजिए कि थ्रेड 1 हुआ, ठीक है, ये 1 हुआ T1, ठीक है, फिर मान लीजिए कि दूसरा थ्रेड क्रिएट हुआ, सपोज दिस इज T2, ठीक है, फिर तीसरा थ्रेड क्रिएट हुआ, मान लीजिए कि ये T3 है, ठीक है। सो ये बहुत सारे अगर थ्रेड है, मल्टी थ्रेडेड प्रोसेसेस है, ठीक है, तो जितने भी जो ये थ्रेड होंगे इनका PID क्या होगा, सेम होगा जो कि पेरेंट का PID होगा। जैसे मान लीजिए इसका PID है 89, ठीक है, तो ये दो तीन जो प्रोसेसेस हैं, सॉरी थ्रेड हैं, इनका PID क्या होगा, 89 ही होगा, लेकिन इनका जो थ्रेड ID होगा वो सबका अलग अलग होगा। जैसे हो सकता है इसका थ्रेड ID 110 हो, ठीक है, इसका थ्रेड ID 120 हो, ठीक है, इसका थ्रेड ID 144 हो, ठीक है। तो ये बेसिकली थ्रेड ID इस सिचुएशन में क्या होगा, अलग अलग होगा, यूनिक होगा, लेकिन पेरेंट ID जो होगा इनका सेम होगा। एक अगर सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस है तो क्या होगा, इसका थ्रेड ID वही होगा जो इसका पेरेंट का ID है, ठीक है। तो इस चीज का हमेशा आप ध्यान रखिएगा, प्रोसेस ID यूनिक होता है, कोई भी प्रोसेस क्रिएट होगा तो उसको एक ID मिलेगा। और पेरेंट प्रोसेस ID क्या होता है, कोई भी चाइल्ड है तो जिस पेरेंट ने चाइल्ड को क्रिएट किया है, ठीक है, तो इसका जो पेरेंट का ID होता है वही क्या होगा, इसका पेरेंट का प्रोसेस ID होगा, ठीक है। तो एक तरह से आप समझ सकते हैं कि हर चाइल्ड जो प्रोसेस होता है उसका एक पेरेंट ID होता है जिसको हम PPID बोलते हैं, ठीक है। और थ्रेड ID क्या होगा, सिंगल अगर थ्रेड है तो जिसका जो पेरेंट ID होगा वही थ्रेड ID होगा, और अगर मल्टीपल थ्रेड है तो क्या होगा, PPID सबका सेम होगा, शेयर करेगा ये, और जो थ्रेड ID होगा वो यूनिक होगा, अलग अलग होगा, राइट। अब हम लोग देखेंगे PS कमांड। PS कमांड क्या होता है, जैसे सिस्टम में बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, तो प्रोसेसेस का जो स्टेटस है, PS का मतलब होता है प्रोसेस स्टेटस, ठीक है, ये P फॉर प्रोसेस और S फॉर स्टेटस। सो ये दोनों लेटर का यूज करके ये कमांड बना है, लिनक्स कमांड PS, ठीक है। सो ये PS कमांड क्या करता है, ये बेसिकली डिस्प्ले करेगा इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोसेसेस रनिंग इन लिनक्स सिस्टम, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा कमांड है, आप सिंपली क्या करिए कि कमांड लाइन पे PS टाइप कर दीजिए। तो PS अगर आप टाइप करेंगे तो आपको दिखा देगा कि कौन कौन सा प्रोसेस है, ठीक है, उसका प्रोसेस ID क्या है, ठीक है, क्या स्टेटस है, ये सारा कुछ ये डिस्प्ले करेगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन इसके पहले हम लोग देखेंगे कि किसी प्रोसेस को टर्मिनेट कैसे करते हैं। टर्मिनेट का मतलब उसको हटा देना, उसको मतलब वो अब रन नहीं करेगा, ठीक है। तो टर्मिनेट को हम लोग बेसिकली एक तरह से कैसे करते हैं, इसका एक एग्जांपल है कि मान लीजिए कि कोई प्रोग्राम वर्क कर रहा है आपका, और सडनली क्या होता है, उसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाता है और वो वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इफ एट एनी पॉइंट अगर आपका प्रोग्राम स्टॉप वर्किंग करना बंद कर देता है, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि आप चाहते हैं कि इस प्रोग्राम को हटा दिया जाए, ठीक है, इसको एलिमिनेट कर दिया जाए, टर्मिनेट कर दिया जाए। तो ये टर्मिनेशन कैसे होता है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, किल का यूज करते हैं, ठीक है। तो किल एक कमांड है, ठीक है। सो दिस इज द सिंटैक्स कि टर्मिनल पे जाके आप किल माइनस सिज किल, और ये उसका जो प्रोसेस ID है, क्योंकि हर प्रोसेस का क्या होता है, एक ID होता है, उस प्रोसेस ID से ही ऑपरेटिंग सिस्टम उसको ट्रैक करता है, उसका सारा जो इन्फॉर्मेशन है या उसका जो स्टेटस है वो PID से ही पता चलता है, ठीक है। तो इसको किल करने का क्या है कि ये सिंटैक्स है, या दूसरा कमांड ये है किल -9 और उसका PID। तो इस PID को अगर टाइप कर देंगे किल -9 और ये PID दे देंगे, तो जो भी प्रोसेस ID है, ठीक है, तो उस प्रोसेस को क्या करेगा, वो किल कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये है कि अगर आप किल करना चाहते हैं तो एज ए यूजर आपने जो प्रोसेस क्रिएट किया है उसी को आप किल कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए सिस्टम में कई यूजर्स हैं, ठीक है, मान लीजिए सिस्टम में कई यूजर्स हैं, 1 2, मान लीजिए n यूजर हैं, तो हर यूजर क्या होगा कि अपना ही जो प्रोग्राम है, प्रोसेस है,
ठीक है, उसी को किल कर सकता है। यूजर 1 यूजर 2 का जो प्रोसेस है उसको किल नहीं कर सकता है। उसी तरह से यूजर 2 यूजर n का या यूजर 1 का किसी का भी प्रोसेस जो है वो किल नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर कोई प्रोसेस दूसरे यूजर को बिलोंग कर रहा है तो किल कमांड का यूज करके दूसरे यूजर का प्रोसेस आप किल नहीं कर सकते हैं। ये जो एबिलिटी होता है रूट यूजर के पास या सुपर यूजर जिसको करते हैं उसी के पास होता है। ये क्या कर सकता है, किसी भी यूजर का, रूट यूजर का मतलब क्या हुआ, बेसिकली ये सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, सुपर यूजर हो गया, तो ये किसी भी यूजर के प्रोसेस को किल कर सकता है। लेकिन अगर आप सुपर यूजर नहीं है या रूट यूजर नहीं है, रूट नहीं है, तो आप अपना ही प्रोसेस किल कर सकते हैं, दूसरे यूजर का प्रोसेस किल नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लिया है कैसे हम ps कमांड यूज करते हैं और कैसे हम प्रोसेस को किल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये एग्जांपल मैंने अपने सिस्टम पे मैकबुक पे रन कराया है। सो देखिए यहाँ पे दिस इज द कमांड लाइन, दिस इज माय वर्किंग डायरेक्टरी। सो हमने यहाँ पे जो कमांड टाइप किया है दिस इज बेसिकली दी ps कमांड। ठीक है, सो ps कमांड टाइप किया तो देखिए ये प्रोसेसेस दिखा रहा है कि कौन कौन सा प्रोसेस यहाँ पे रन कर रहा है। ठीक है, सो देखिए ये सारा प्रोसेस का प्रोसेस आईडी है PID। ठीक है, TTY हम लोग बाद में देखेंगे। ये टाइम है, ये CMD कमांड। ठीक है, सो बेसिकली देखिए ये 17452 ये जो बैश जो कमांड है, बैश जो सेल है उसका देखिए ये प्रोसेस आईडी है, मतलब कि ये बैश सेल क्या हो रहा है अभी ये हमारे सिस्टम पे रन कर रहा है। ठीक है, फिर देखिए ये ./a.out एक प्रोग्राम हमने रन कराया है। ठीक है, तो प्रोग्राम को रन कराते हैं तो क्या होता है, प्रोग्राम एक प्रोसेस बन जाता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक फैक्टोरियल का प्रोग्राम रन कराया। ठीक है, हमने क्या किया, दूसरी बार भी एक और प्रोग्राम रन कराया। ठीक है, तो बेसिकली ये C प्रोग्राम हमने रन कराया है ./a.out। तो ये देखिए ये प्रोग्राम क्या होता है, जब प्रोग्राम को रन कराते हैं तो क्या होता है, प्रोसेस बन जाता है। तो देखिए ये प्रोसेस का आईडी है 18116। दूसरा जो प्रोग्राम हमने रन कराया है उसका जो आईडी है वो 18173 और फिर ये बैश कमांड है। ठीक है, तो इतने सारे ये बेसिकली इसमें ये प्रोसेसेस हैं रन कर रहे हैं और सबका ये प्रोसेस आईडी है। ठीक है, तो हमने क्या किया है, प्रोसेस लिस्ट किया है। ठीक है, अब हमने क्या किया है कि एक जो प्रोसेस है, जैसे ये प्रोग्राम जो रन कर रहा है मेरे सिस्टम पे, ठीक है, ये वाला कमांड का यूज करके जो प्रोग्राम रन कराया है। ठीक है, हम चाहते हैं कि इस प्रोसेस को किल करें। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या किया है, कमांड टाइप किया है kill -9 18116। तो ये क्या करेगा, इस प्रोसेस को क्या करेगा, इस प्रोसेस को ये किल कर देगा। तो ये जो प्रोग्राम जो था वो प्रोसेस बना था रन कराने के बाद, तो ये क्या होगा, ये टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, ये अब सिस्टम से बाहर हो जाएगा। ठीक है, सिस्टम से बाहर का मतलब कि अब ये किल हो जाएगा, ये टर्मिनेट कर जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोग्राम किल हो गया। उसके बाद फिर हमने देखिए प्रोसेस टाइप किया तो देखिए कि ये वाला जो आईडी है यहाँ पे मिसिंग है, ये आईडी नहीं है, 18116 देखिए यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब कि ये जो प्रोसेस है वो किल हो गया। तो इस तरीके से हम लोग कैसे देख रहे हैं कि कैसे PS का यूज करके हम प्रोसेस देखेंगे, अगर किल करना है तो ये हम कमांड यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ और देखेंगे। राइट, थैंक यू।